डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाँचवीं और छठी अनुसूची के बारे में कि हमारे संविधान में पाँचवीं और छठी अनुसूची क्यों रखी गई। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पाँचवीं और छठी अनुसूची को लेकर संविधान सभा के अंतर्गत क्या क्या डिस्कशन हुए, व्हाट वाज द डिबेट दैट टुक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, and then we will discuss about the other provisions of 5th and 6th schedule. So let's take up the 5th schedule and 6th schedule. So the discussion started in the Constituent Assembly. Specifically, we find in the Constituent Assembly there was a committee, advisory committee on fundamental rights and minorities, which primarily suggested for inclusion of Article 244 in the Constitution, which primarily deal with the शेड्यूल 5th एंड 6th. सो मुख्य रूप से एक अलग कमेटी बनी थी हमारे संविधान सभा में, जिसके अंतर्गत और जिसने इस तरह का प्रावधान जो 5th और 6th शेड्यूल के रूप में संविधान में चिन्हित किया जाए, निहित किया जाए, उसका रिकमेंडेशंस दिया था. तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो इसको लेकर, ट्राइबल राइट्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंतर्गत हम देखते हैं, इसमें जयपाल सिंह मुंडा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक अलग से कमेटी बनी थी जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स को रिपोर्ट की थी, और इस कमेटी को मुख्य रूप से रिपोर्ट देना था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया को लेकर, जिसके हेड थे गोपीनाथ बारदोई. तो गोपीनाथ बारदोई ने मुख्य रूप से, अगर हम चर्चा करते हैं 6th शेड्यूल का, तो उसको लेकर जो प्रावधान संविधान में निहित किए गए हैं, वो मुख्य रूप से गोपीनाथ बारदोई के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई थी. उसने रिकमेंडेशन दिया था, जिसको लेकर हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस काउंसिल की जो बात हम 6th शेड्यूल में करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग देखते हैं, जिस तरह से 5th और 6th शेड्यूल को हमारे संविधान में रखा गया. तो 5th और 6th शेड्यूल के अंतर्गत में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जब चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि जो ट्राइब ऑफ असम, उस समय असम स्टेट हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो इसमें कहते हैं कि जो ट्राइब ऑफ असम डिफर्ड फ्रॉम द ट्राइब्स ऑफ अदर स्टेट. जो ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो मेनली असम उस समय कहलाता था, वो डिफरेंट है अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में जो ट्राइब रह रहे हैं. तो क्या कहते हैं कि जो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते हैं, वो मुख्य रूप से दे आर एसिमुलेटेड द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ पीपल अमंग विच दे लिव, बट द ट्राइब्स ऑफ असम आर नॉट दैट. तो जो ट्राइब असम के रीजन के लोग हैं, वो उस तरह से नहीं है जो अन्य भाग में रह रहे हैं. वो वहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित नहीं किया है. और वो आगे कहते हैं कि द ट्राइब्स ऑफ असम आर नॉट दैट, देयर रूट्स आर स्टिल इन देयर ओन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, देयर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, देयर लॉ ऑफ मैरिज, कस्टम एटसेट्रा आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हिंदूज. सो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मुख्य रूप से उस समय असम कहा जाता था, उसमें जो ट्राइब है, उनकी संस्कृति, परंपरा, जो रीति रिवाज है, वो बहुत अलग है. इसकी चर्चा डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि जो ट्राइबल ऑफ असम आर समवॉट एनालॉगस टू दैट ऑफ रेड इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो रेड इंडियन ट्राइब था, उससे वो उनकी तुलना करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो असम में उस समय जो ट्राइब रह रहे थे, उसकी तुलना करते हैं कि उनकी स्थिति रेड इंडियंस की तरह है, और उन्हीं की तरह इनको रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसा ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट करने की बात और इस तरह के प्रावधान करने की बात डॉक्टर अंबेडकर करते हैं. तो इन सब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स के बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे 5th और 6th शेड्यूल को रखा गया, क्या क्या अधिकार दिए गए और किन क्षेत्रों में ये जो 5th शेड्यूल लागू होता है, कौन इसे डिक्लेयर करता है, इसकी चर्चा करेंगे. तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए इन सब बिंदुओं पे मुख्य रूप से बात करेंगे. तो 5th शेड्यूल मेनली हम आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जो मेनली बात करता है, आर्टिकल 244(1) सेक्शन 1 बात करता है कि किस तरह से प्रशासन हम शेड्यूल एरिया में देखेंगे. तो इसके अंतर्गत ये भी चर्चा की गई कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया कहलाएगा. तो शेड्यूल एरिया मेनली वो एरिया कहलाएगा जो प्राइमरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के जो एरिया होगा, और इसमें मुख्य रूप से चिन्हित किया जाएगा समय समय पे कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया कहलाएगा, किस राज्य का एरिया शेड्यूल एरिया कहलाएगा. तो उसका विस्तृत वर्णन हम इस आगे जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि शेड्यूल एरिया जो घोषित किया गया है, उसके अंतर्गत 10 अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाग को शेड्यूल एरिया चिन्हित किया गया है. और इस एरिया को, ये सब क्षेत्र को चिन्हित कौन करता है, इन क्षेत्र को कौन बताता है कि कौन सा ये शेड्यूल एरिया है.
इस बात को हम देखते हैं कि ये जो कार्य है मुख्य रूप से दिया गया है शेड्यूल एरिया का, वो प्रेसिडेंट को दिया गया कि प्रेसिडेंट चिन्हित करेगा कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया कहलाएगा, और इसको मान्यता फिर पार्लियामेंट के द्वारा दी जाती है। तो मुख्य रूप से प्रेसिडेंट का काम है, और प्रेसिडेंट अलग अलग ऑर्डर्स के समय समय पे अलग अलग ऑर्डर्स के द्वारा इन सब एरिया को चिन्हित करता है। तो हम शुरुआती दौर में देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर दिया था वो था शेड्यूल एरिया ऑर्डर 1950, जिसके अंतर्गत शुरुआती समय में शेड्यूल एरिया को चिन्हित किया गया। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि और क्या क्या कार्य और कौन कौन सी बातें हैं इस शेड्यूल एरिया को लेकर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंतर्गत। तो गवर्नर का रोल क्या होता है? मुख्य रूप से गवर्नर इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ लेजिस्लेचर whether it would be applicable to schedule area or not, or if it is being implemented, whether it would be implemented with some modification or not। तो मुख्य रूप से गवर्नर का कार्य ये है कि जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई कानून है या राज्य द्वारा बनाया गया कोई कानून है, वो क्या इस शेड्यूल एरिया में लागू होगा कि नहीं, या लागू होगा तो क्या किसी बदलाव के साथ लागू होगा कि नहीं। इसके साथ साथ गवर्नर का और क्या रोल है? गवर्नर और भी बहुत सारी बातों को ध्यान देता है। वो इस बात को भी ध्यान देता है कि क्या इस रीजन में जो ट्राइबल लैंड्स हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाए कि नहीं किया जाए, उस पर क्या निषेध लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। गवर्नर लैंड ट्रांसफ़र को लेके भी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उस पर निषेध लगाता है। इसके साथ साथ और क्या करता है जो गवर्नर का रोल? तो गवर्नर और करता है कि रेगुलेट द बिजनेस विच इज़ बीइंग कैरिड बाय मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो ट्राइबल्स को पैसा देते हैं और कभी कभार उसे उन्हें ठग भी लेते हैं, तो उनका ध्यान रखा गया है कि गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मनी लेंडर्स किस तरह से पैसा का लेन देन करते हैं इस क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया के क्षेत्र में, उसको भी रेगुलेट करेगा गवर्नर। इसके साथ साथ जो ये सारे जो रेगुलेशन है जो गवर्नर द्वारा किए जाएंगे, इसको स्वीकृति किससे मिलेगी? प्रेसिडेंट के द्वारा स्वीकृति मिलेगी। सो ऑल सच रेगुलेशन विच इज मेड बाय द गवर्नर मस्ट हैव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले तो गवर्नर के रोल के बारे में ये सारी बातें हैं, जिसमें मुख्य रूप से बहुत सारे कार्यों को रेगुलेट कर सकता है, राज्य और केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून में भी मॉडिफिकेशन ला सकता है। दूसरा जो कार्य हम गवर्नर के द्वारा देखते हैं वो है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट इन विच देयर इज अ शेड्यूल एरिया, जो भी राज्य हैं जिसमें शेड्यूल एरिया चिन्हित किए गए, घोषित किए गए, उस राज्य के गवर्नर को वार्षिक रूप में एक रिपोर्ट देना होता है प्रेसिडेंट को। सो द गवर्नर ऑफ द ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया शैल एनुअली are required by the president to make a report to the president regarding the administration of the schedule area। तो शेड्यूल एरिया से संबंधित जो प्रशासन है उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रदान करना पड़ता है किसको? गवर्नर को। किसको? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक संस्था बनाई गई है, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं ट्राइबल काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मुख्य रूप से एक बॉडी है जो मेनली वेलफेयर एक्टिविटीज, ट्राइबल, इस रीजन के ट्राइबल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को लेकर कंसर्न रखता है, और ये सजेशन देता है गवर्नर को कि क्या क्या बदलाव रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज़ इस रीजन में कैरी आउट होना चाहिए। तो इसका कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो कंपोजिशन के बारे में कहा गया है कि इसमें नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, और जिसके अंतर्गत 3/4 शैल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट असेंबली ऑफ द स्टेट। जो स्टेट असेंबली में जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं जो वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जिनकी संख्या होगी 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो टोटल मेंबर्स 20 हो गए, और इसका 3/4 जो मेंबर होगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब होगा, जो मेनली स्टेट असेंबली से लिया जाएगा।
अब इसके साथ जो फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मेनली फंक्शन क्या करता है कि एडवाइस करता है ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू द वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट, एंड इट इज दिस सजेशंस, दीज सजेशंस आर मेड टू गवर्नर। तो 5th शेड्यूल के अंतर्गत हमने देखा कि मुख्य रूप से हमने देखा कि प्रेसिडेंट चिन्हित करता है शेड्यूल एरिया को अलग अलग ऑर्डर के द्वारा। उसके साथ साथ हमने देखा कि गवर्नर का रोल होता है। गवर्नर मुख्य रूप से ये देखता है कि कौन सा कानून जो राज्य और केंद्र के द्वारा लाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इम्प्लीमेंट करना है। और इसके साथ साथ गवर्नर को एक रिपोर्ट भी प्रदान करना पड़ता है प्रेसिडेंट को वार्षिक रूप में। लेकिन अगर हम एनालाइज करें 5th शेड्यूल के वर्किंग को ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम कुछ खामियां भी पाते हैं, कुछ चैलेंजेस को भी देखते हैं। सो वी फाइंड सम ऑफ द चैलेंजेस विच इज बीइंग फेस्ड in the schedule area and the functioning of the schedule area. So what are these issues? One of the important issue that comes up, that there is a mandatory provision for the governor's report that need to be submitted with regard to administration of this schedule area. We find in many cases the report is not being submitted, and in the cases where it is submitted, it is just a description of the normal programs which takes place in this area. So जो रिपोर्ट प्रदान किया जाता है प्रेसिडेंट को, वो या तो सभी राज्य समय पे इसे देते नहीं हैं, और दूसरी तरफ अगर देते हैं तो इसमें मुख्य रूप से प्रोग्राम का विस्तृत वर्णन होता है। इसके अलावे और सारी बातें इसमें कमी होती है। इसके साथ साथ और क्या समस्या है? गवर्नर जनरली, गवर्नर का क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल इस रीजन में है, चाहे वो मनी लेंडर्स को लेकर रेगुलेट करना या लैंड ट्रांसफ़र नहीं हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो गवर्नर है इन सब बातों को ध्यान रखे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिले हैं, ऐसे इश्यूज़ मिले हैं जहाँ पे देखा गया है कि जो ट्राइबल से लैंड, मनी लेंडर्स बहुत सारे लैंड को ट्रांसफ़र भी करवा लेते हैं, क्योंकि एट टाइम जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं और उसके एवज में बहुत सारे लैंड को ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। तो इन सब मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा जो मुद्दा अगर हम इस शेड्यूल एरिया में देखते हैं, तो कोई कानून, क्लियर कानून हम नहीं देखते हैं कि शेड्यूल एरिया को घोषित किस तरह से किया जाए। कोई कानून निश्चित नहीं है किस, तो इसको कुछ आधार दिए गए हैं जो समय के साथ डेवलप किए गए हैं, लेकिन कोई निश्चित कानून नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो शेड्यूल एरिया है वो एक बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पे मॉइस्ट जो शेड्यूल एरिया है उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो नक्सल अफेक्टेड एरिया हम जिसे कहते हैं, वो मेनली ये शेड्यूल ट्राइब एरिया में पाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट का इशू है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। जब हम 5वीं अनुसूची के पश्चात के बाद हम देखेंगे कि 6ठी अनुसूची के बारे में, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका गोपीनाथ बारदोई की रही थी, और संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए 6th शेड्यूल के अंदर उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कौन सा ट्राइबल रीजन है, कौन सा ट्राइबल? तो मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो स्टेट ऑफ असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये जो 4 राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसमें ये प्रावधान किया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन से इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए हैं? तो इसमें मुख्य रूप से 2 इंस्टीट्यूशन की बात कहता है, वो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और दूसरा जो रीजन है वो रीजनल काउंसिल। तो ये 2 अलग संस्थाओं बनाने की बात करता है 6th शेड्यूल। तो अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 10 अलग अलग एरिया चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं, जिसमें से हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि चित्र में कि जो 10 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट किए गए हैं 4 अलग अलग स्टेट में, जैसे असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में। तो इसमें हम अलग, जैसे असम में देखते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, और इसी तरह से कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है, और अदर एरियाज़ हैं। उसी तरह से मेघालय में है गारो हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे हम इस तरह के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। त्रिपुरा में उसी तरह से त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखते हैं, और मिज़ोरम में भी इस तरह का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन, जो ये ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका कंपोजिशन किस तरीके का है। तो इसमें कहा गया है कि ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल
will consist of not more than 30 members. 30 जो मेंबर्स है उससे सदस्य से ज़्यादा इसकी संख्या नहीं होगी. Of which 4 are nominated by governor and rest are elected. So 4 कौन होंगे? 4 वो व्यक्ति होंगे जो गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और जो रेस्ट होंगे वो चुनाव के द्वारा लाए जाएंगे. इनका जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा, 5 साल की अवधि होगी. तो लेकिन हम एक एक्सेप्शन पाते हैं, एक बात पाते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में, जहाँ पे जो टोटल मेंबर्स की संख्या है वो 46 है. नाउ we will discuss about some of the important functions that are performed by these regional council and autonomous district council. So what are these functions? We'll go into it. Here the role of governor is very important. So we will also take into account the role of governor. So while performing these functions, district and regional council, they have the power to make laws on certain specified matters that can be related to land, forest, canal water, shifting cultivation, village administration, inheritance of property, marriage, divorce, social custom, and so on. But all such law requires the assent of the governor. Now, within their territorial jurisdiction, they can also constitute village council or courts for trial of suits and cases between tribes. So here the jurisdiction of High Court over these suits and cases is specified by governor. So again, in case of solving some matters, the role of governor becomes important. Then these district council can also establish or manage primary schools, dispensaries, markets, fisheries, roads, and so on. Then it can also regulate the functioning of or control of money lending and trading by non-tribals. So money lenders issue and non-tribal issue is also being taken care of by these district and autonomous district councils and regional council. And again, in these matters, such regulations, if it is done, these are there is a requirement for the assent of governor. तो गवर्नर की भी मंजूरी महत्वपूर्ण है इन सब मामलों में, चाहे वो विभिन्न आयामों पे कानून बनाना हो इन डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस काउंसिल द्वारा, या दूसरी तरफ हम देखें कि बहुत सारे कार्य हैं जैसे कि स्कूल बनाना हो, फिशरीज़ के लिए काम करना हो, रोड बनाना हो. इन सब मामलों में जो गवर्नर का रोल गवर्नर की स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है 6 शेड्यूल के अंतर्गत, और जहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल काम करते हैं. डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास रेवेन्यू टैक्स लगाने का भी कुछ अधिकार दिया गया है. सो द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल आर ऑल्सो empowered टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू and impose certain specified taxes. तो कुछ टैक्स भी लगाने का अधिकार दे दिया गया है इन रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि जो क्या स्टेट और जो केंद्र के जो कानून हैं क्या उस पूरी तरह से लागू होंगे. तो the act of parliament and the state legislature do not apply to autonomous district and autonomous region, or even if they apply, they are applied with this a specific modification and exceptions. So कुछ अपवाद दिए जाते हैं अगर केंद्र के और राज्य के कानून हैं उसमें कुछ संशोधन करके भी लागू किया जा सकता है. इसके साथ साथ गवर्नर की एक महत्वपूर्ण भूमिका और होती है कि गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन. तो एक और महत्वपूर्ण भूमिका रोल जो हम देखते हैं गवर्नर का वो इस संदर्भ में है कि वो एक अपॉइंटमेंट कर सकता है कमीशन का, और यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है गवर्नर की कि वो डिसॉल्व भी कर सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को. और वहाँ पे जो मुख्य रोल होता है गवर्नर का वो डिपेंड करता है रिकमेंडेशन के ऊपर. जो गवर्नर इस कमीशन को जो इस्टेब्लिश करता है वो
एक रिपोर्ट बनाती है और उसके आधार पे किसी डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस काउंसिल को डिसॉल्व किया जा सकता है और उसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो इस तरह से हम पूरे डिस्कशन में 5th और 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ा है। 5th शेड्यूल प्राइमरी शेड्यूल एरिया के लिए है, वो ट्राइबल रीजन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पार्ट नहीं है। मुख्य रूप से इसमें सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है और इसके अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान है और गवर्नर को पावर दिए गए हैं कि कुछ वो बदलाव भी ला सकता है केंद्र और राज्य के कानून में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरिया मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कवर करता है और इसके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का प्रावधान है और इसमें बहुत सारे अधिकार जो दिए गए हैं, चाहे वो सोशल ट्रेडिशन मेंटेन करने का हो, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का हो, उसके साथ साथ स्कूल्स इस्टेब्लिश करने का हो, ये सारे अधिकार दिए गए हैं इन रीजनल एंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। लेकिन यहाँ पे भी महत्वपूर्ण ये समझना होगा कि गवर्नर की भूमिका इस पूरे में बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका एसेंट, उसकी परमिशन बहुत महत्वपूर्ण होती है इस तरह की स्वायत्तता को चलाने के लिए, स्वायत्तता को इंजॉय करने के लिए। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात और कहना बहुत ज़रूरी है कि हाल के समय में जो यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया है लद्दाख का, उस पर भी बात चल रही है कि क्या इसको 6th शेड्यूल के अंतर्गत लाया जाएगा कि नहीं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट ने रिकमेंड किया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री को कि इस तरह की स्वायत्तता 6th शेड्यूल के अंतर्गत लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी दी जाए। ये मसला अभी भी डिस्कशन में है और पूर्णतः ये अधिकार 6th शेड्यूल के अंतर्गत लाया नहीं गया है। तो ये बात हम ध्यान में रखें रिसेंट टाइम्स में। तो ये सारे डिस्कशन हो गए हम हमारे 5th और 6th शेड्यूल के बारे में और यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।